हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल अपन एलपीपी पढ़ रहे थे, उसमें क्या क्या किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे। तो हमने देखा था एलपीपी क्या है। वास्तविक संख्याओं एलपीपी क्या है, वास्तविक समस्याओं को गणितीय रूप में व्यक्त करके हल करने के मतलब निर्णय में सहायक है, हल करने के निर्णय में सहायक है। ठीक है। उसके बाद में दो वैज्ञानिकों नाम पढ़े थे, जिसने जॉर्ज बी डेंटसिंग ने तो क्या किया था, संरूपण दिया था। और मार्शल वुड ने क्या करा था, कार्यविधि दी थी। एलपीपी के घटक कौन से होते हैं? उद्देश्य फलन जो आपने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मिनिमम और मैक्सिमम के फॉर्म में होगा। फिर जो इक्वेशन या इनइक्वालिटी अपने को देगा वो क्या होंगी, प्रतिबंध या व्यवरोध होंगी, कंस्ट्रेंट्स। और फिर जो ऋणेतर प्रतिबंध देगा कि सारे जो चर है वो x1 x2 वो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0 होंगे। फिर हमने इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा था, क्या मिनिमम या मैक्सिमम z ऑप्टिमल z, इसके लिए क्या होता है, उद्देश्य फलन c1 x1 c2 x2 प्लस cn xn। ठीक है। ऐसे हमने ये प्रतिबंध पढ़े थे, इसमें या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। ये हमने देखा था। ये ऋणेतर प्रतिबंध हो गया, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। मैक्सिमम जेड, मिनिमम जेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये हो गया। देन उसके बाद में क्या देखा था, ये सब हो गया। अब बोल रहे हैं कि क्या एलपीपी में कोई प्रतिबंध अपने चरों में द्विघात हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एलपीपी है लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसका फिर अपन ने इसका ग्राफ ही हल, इसकी समस्या को ग्राफ में चेंज कर सकते हैं, मतलब ग्राफ की सहायता से हेल्प कर सकते हैं। तो वो हमने देखा था कि इसका ग्राफ ही हल कैसे, ग्राफ की हेल्प से इसका हल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है अपने पास इक्वेशन या इनइक्वालिटी है, उनमें क्या करेंगे, एक बार ये इसका जो भी मेथड है वो देख लेते हैं। जो भी प्रतिबंध है उनका क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर ऐसा में जो भी होगी वो प्रत्येक जो अपने को लाइन मिलेगी उसके लाइन या फिर जो भी मिलेगा उसका हल क्षेत्र निकालेंगे। फिर उसके बाद में उसका जो कॉमन एरिया है वो या तो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा तो वो क्या होगा, बहुभुज होगा। ठीक है। उसके बाद में जो पॉइंट्स मिले, सुसंगत हल क्षेत्र मिलेगा, उसके अनंत पॉइंट्स आएंगे। फिर जो बिंदु है वो निकालेंगे, उनको क्या बोलते हैं, चरम बिंदु बोलते हैं। फिर उनको उस पॉइंट्स में रखेंगे, जो उद्देश्य फलन दे रखा होगा उन पॉइंट्स को उस उद्देश्य फलन में रखेंगे। फिर जिस पॉइंट्स की वजह से उद्देश्य फलन का जो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम मिल रहा है उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। वो यूनिक होता है। डन, ये अपन ने कल किया था। उसमें एक सुसंगत हल होता है, फिजिबल सॉल्यूशन। एलपीपी जो एलपीपी के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, मतलब एलपीपी के सभी प्रतिबंधों को, मतलब x1 x2 x3 xn, ये तो सारे उसमें ग्रेटर देन इक्वल 0 है। वह सुसंगत हल जो उद्देश्य फलन का मैक्सिमम और मिनिमम मान प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। अब अपना आज का टॉपिक कॉन्वेक्स सॉल्यूशन और कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, इससे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता ही है। और अभी तक इससे जो भी क्वेश्चन आया है, या तो आपको डायग्राम दे देगा कोई, ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं, या फिर कोई सेट दे देगा कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, आधारी हल। तो ये दो टॉपिक है अपने, बेसिक सॉल्यूशन एंड कॉन्वेक्स सेट। इससे बेसिक सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया या नहीं आया इसकी कोई ज़रूरत वो नहीं है, बट इससे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आया है सारे पेपर्स में। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो अपने पास जो भी सिस्टम एलपीपी दे रखी थी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो उसमें क्या था, एन चर होते हैं और एम इक्वेशन होती है। ठीक है। ये एम हमेशा लेस देन होता है किससे, एन से, मतलब हमेशा चरों की संख्या समीकरण की संख्या से ज्यादा ही होती है। ठीक है। तो जो अतिरिक्त होंगे एन माइनस एम चर, उनको क्या करेंगे, शून्य लेकर शून्य कर देंगे। ठीक है, उनको जीरो कर देंगे। उसके बाद में जो हल निकल के आता है उसको आधारी हल कहते हैं। अपन एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। ठीक है, जैसे ये वाली अपने पास क्या है, एलपीपी है। डन, ये वाली एलपीपी है। इसमें कितनी इक्वेशन है, एक दो तीन चार, चार इक्वेशन है। ठीक है। और ये चर कितने हैं, दो चर है। ठीक है। इसमें तो नहीं होगा आई थिंक। हमेशा क्या होनी चाहिए, चरों की संख्या
ज़्यादा होनी चाहिए और समीकरणों की संख्या कम होनी चाहिए। ऐसे ही एग्जाम्पल में आधारी हल निकलेगा। ठीक है, एम हमेशा लेस देन एन ही होगा। तो कौन से में एम? इसमें तो नहीं है, इनमें तो किसी में भी नहीं है, इक्वल है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। देखो ये वाला निकाय है, ये सिस्टम है। इसमें इक्वेशन तो कितनी है? दो है। चर कितने हैं? एक, दो, तीन। तो इसमें आधारी हल निकल सकता है। तो कैसे निकालेंगे? जो क्या करेंगे? एन माइनस एम करेंगे, मतलब 3 - 2 1। इसको क्या कर देंगे? एक को जीरो कर देंगे, मतलब इसको जीरो मान के, मतलब किसी को भी, इसको या फिर इसको, एक को जीरो मान के, और जो इक्वेशंस बचेंगे उनको सॉल्व करेंगे। और वही क्या होगा? आधारी हल, वही हल क्या होंगे? आधारी हल होंगे। तो आधारी हल कितने होते हैं? मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम आधारी हलों की संख्या कितनी होती है? एनसीएम होती है। ठीक है, इसको कैसे? एन फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एम फैक्टोरियल। तो मैक्सिमम आधारी हलों की संख्या कितनी होती है किसी भी निकाय में? एनसीएम होती है। निकाय के आधारों की हलों की संख्या हमेशा क्या होती है? फाइनाइट होती है, कभी भी ये इनफाइनाइट नहीं आते। डन। नेक्स्ट है, अनभ्रष्ट आधारी हल कौन से होंगे और अभ्रष्ट आधारी हल कौन से होंगे? मतलब नॉन डीजनरेट कौन से होंगे और डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन कौन से होंगे? यदि कोई आधारी हल में प्रत्येक आधारी चर, मतलब जिसको जीरो नहीं किया, मतलब सपोज दैट, ये देखो एक्स वाई जेड में मैं एक बार एक्स को जीरो कर दूं, तो आधारी चर कौन से होंगे? वाई और जेड। ठीक है, इनको जीरो नहीं किया अपन ने, एक्स को जीरो किया है, तो वो भी क्या हो? प्रत्येक आधारी चर शून्य तर आ जाए, मतलब अपने पास ऐसा सॉल्यूशन आ जाए 0 2 3। तो ये क्या होगा? नॉन डीजनरेट होगा। अन अपभ्रष्ट आधारी हल, नॉन डी जनरेट। ठीक है, अभी क्वेश्चन में एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये नॉन डीजनरेट होगा, मतलब जिसको शून्य नहीं किया, प्रत्येक आधारी हल में प्रत्येक आधारी चर क्या आ जाए? शून्य तर आ जाए, मतलब शून्य के अलावा कुछ भी हो चलेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन डीजनरेट। यदि ऐसा आ गया कि एक्स को जीरो किया है, सॉरी, एक्स को जीरो किया, वाई की वैल्यू भी जीरो आ गई, जेड की वन आ गई, तो ये कैसा होगा? डीजनरेट होगा। मतलब इसमें आधारी चरों के अलावा भी क्या आ गए? शून्य आ गए। तो ये हो गया अभ्रष्ट। यदि कोई आधारी हल अभ्रष्ट कहलाता है यदि उसमें एक या अधिक, यदि उसमें एक या अधिक आधारी चरों का मान शून्य हो। ठीक है, डन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये वाला एग्जाम्पल है, देखो इसमें कितने हैं? इक्वेशन है दो और चर है तीन। तो मैक्सिमम आधारी हलों की संख्या 3c2 इक्वल 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यही तो हुआ, सॉरी, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बचा, मतलब इसमें आधारी हलों की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। कौन सी? एक तो एक्स कोमा जीरो कोमा वाई जेड, सॉरी, एक्स कोमा जीरो, पहले एक्स को जीरो ले लो, एक्स वाई कोमा जेड एक, फिर दूसरे एक्स कोमा जीरो वाई को लेंगे जेड, और तीसरी आएगी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इनकी जगह कुछ कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, ये टाइप के तीन आधारी हल आएंगे अपने पास, M3 M2 1। मतलब इसमें एक चर अपने को क्या लेना है? जीरो लेना है। सबसे पहले हमने एक्स से स्टार्ट किया, एक्स को जीरो लिया, अपने पास ये दो इक्वेशन बन गई। टर्न इक्वेशन को सॉल्व किया, तो यहाँ से ये अपने पास वैल्यू आ गई। तो ये कितना हो गया? 0 2 5। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन कौन सा? बेसिक सॉल्यूशन, और वो भी नॉन डीजनरेट, मतलब इसमें आधारी चर के अलावा कोई भी और अदर चर, मतलब और आधारी चर, इस चर के अलावा कोई भी आधारी चर क्या है? जीरो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अनभ्रष्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है y इक्वल जीरो लेंगे, तो y इक्वल जीरो करते ही ये अपने पास इक्वेशन बन गई, ये दो इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे, तो अपने पास ये वैल्यूज आ गई y और z की, सॉरी x और z की। तो -2 -2 0 7, ये क्या बन गया अपने पास? ये भी कौन सा? बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा बेसिक सॉल्यूशन बन गया? इसमें देखो यही जीरो आया, बाकी दोनों नॉन जीरो है, तो ये भी हो गया नॉन डीजनरेट, अनभ्रष्ट हो गया। डन। इसमें नेक्स्ट में z जीरो करेंगे, तो z जीरो ये दोनों कैंसिल, और ये अपनी
इक्वेशन बन गई दो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तीसरी वैल्यू आ गई y7 x5। तो ये भी क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन, और कौन सा, नॉन डिजनरेट। डन। ऐसे ही है नेक्स्ट भी। अब देखो नेक्स्ट है 3 2। तो इसमें डिजनरेट भी मिलेगा, ठीक है। देखो ये है 2x1, मतलब इसमें वेरिएबल कितने हैं, 4 है, और इक्वेशन कितनी है, 2। तो 4c2 इसका क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 4 हो गया, 6 बन गए इसके, ठीक है, 6 आधारी बल बनेंगे। तो पहले जीरो कितने को करना है, 2 को जीरो करना है, क्योंकि 4 - 2 तो इक्वल 2। तो 2 को जीरो करेंगे तो पहले x1 x2 को कर देते हैं, ये 2 की इक्वेशन बनेगी। फिर x1 x3 को कर देते हैं, फिर x1 x4 को कर देते हैं। ऐसे अपने पास देखो, इनको जीरो कर दिया इसके साथ में, फिर इसके साथ में इसको जीरो कर दिया, फिर इसको जीरो कर दिया। डन। फिर इसके साथ में इसका काम हो गया, इसके साथ में इसको कर दिया, इसके साथ में इसको कर दिया, ये, और इसके साथ में इसको कर दिया। तो कितने हो गए, 1 2 3, कितने आधारी हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 आधारी हल हो गए ना। तो करते हैं स्टार्ट। अरे यार, अब देखो पहले x1 x2 को करेंगे, तो ये अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इन इक्वेशन में x3 और x4 की वैल्यू निकल गई, ये निकल गई, ये हो गया 0 0, मतलब 2 को जीरो ले, बाकी सारे नॉन जीरो हैं, तो ये नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट फिर x1 और x3 को लेंगे, ठीक है। x1 x3 को लिया, ये वैल्यू मिली, मतलब ये इक्वेशन बनी, इनसे x2 x4 की वैल्यू निकाल ली। अब देखो ये 0 0 आ रहे हैं एक्स्ट्रा भी, मतलब x4 की वैल्यू भी 0 आ गई। x1 x3 तो ऑलरेडी 0 थे, और साथ में क्या हो गया, ये भी 0 आ गया, x4 भी। तो ये कौन सा हो गया, डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया। आधारी चरों के में भी, जो आधारी चर है x2 x4, उनमें भी कोई एक चर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपभ्रष्ट, डिजनरेट, ठीक है। नेक्स्ट है x1 x4, ठीक है, x1 के साथ में x4, ये दो इक्वेशन बनी, इनमें वैल्यू निकाला, क्योंकि इनमें देखो ये 0 कैसे आएगा, अपने को पता है, छह चौक ये क्या हो जाएगा, ये इसी का वो है, आई थिंक, ये कौन से का है, हाँ ये हो गया ना। ये जो इक्वेशन बनेगी उसमें ये लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसको कैंसिल करूँगा तो 3 2 में ही आ रहा है, तो ये क्या बन गया, एक ये जो मैट्रिक्स बनी इसका 0 आ गया, ठीक है। तो इस वजह से ये 0 है, मैं बता दूंगी आपको डिजनरेट। तो इसमें भी ये क्या हो गया, डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही फोर्थ आएगा, उसमें क्या करेंगे अपन, अब x2 को लेंगे, x2 इक्वल 0, और x2 को x3 के साथ 0 रखाएंगे। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्या हो गया, x2 0 और x4 0, फिर एक आएगा x3 0 और x4 0। तो ऐसे अपने पास 6 बन जाएंगे, ठीक है। ये आप ट्राई करके देख लेना। तो ये जो आएंगे वो डिजनरेट या नॉन डिजनरेट बन जाएंगे। अब अपने को क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि ये क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन पे काम करें अपन, ये वाला क्वेश्चन दे दिया, इसमें पूछे कि अभ्रष्ट और अनभ्रष्ट आधारी हलों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अपने को पता है 6 तो कितने हैं, 6 तो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक। बट अनभ्रष्ट कितने हैं, अभ्रष्ट कितने हैं और अनभ्रष्ट कितने हैं। तो ये देखने का डायरेक्ट तरीका एक चीज एक है, इसको ध्यान से देखना। यदि दोनों लीनियर में, ये वाले इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इनमें से इनका रेशियो देखें 3:2 है, ठीक है। इनका रेशियो 3:2 है ना। इसमें किसी का भी रेशियो, मतलब या तो x1 के कोफिशिएंट का रेशियो, x2 के कोफिशिएंट का रेशियो, या x3 के कोफिशिएंट का रेशियो, या x4 के कोफिशिएंट का रेशियो 3:2 आ जाए, 3:2 आ जाए, तो मतलब उसके साथ जितने भी बनेंगे ना, वो सारे डिजनरेट बनेंगे, ठीक है।
मीन्स अब इसका किस कौन से का रेशियो है 3:2? देखो इसका तो 1:3 है x1 वाले का, इसका रेशियो कितना है 3:2 है, इसका 1:2 है और इसका 1:6 है। ठीक है, मतलब 2:4 को मैं कैंसिल करके 1:2 रखा है और 6:4 को कैंसिल करके 3:2। ठीक है, तो ये रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल 3:2 के, कौन से का, ये x2 का। तो x2 के साथ में अपन जो भी कंपेयर कर रहे थे ना, वो सारे क्या आएंगे, डिजनरेट आएंगे। मतलब x2 को अपन किसके साथ रहे थे, एक तो ये वाला x1 x2 का ले रहे थे, x2 को x3 के साथ, एक ये इसके साथ। तो ये तीन क्या बनेंगे, अपभ्रष्ट बनेंगे, इन तीन में जीरो आएगा x2 के अलावा भी। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, भ्रष्ट बनेंगे, अपभ्रष्ट। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो इसमें तीन अपभ्रष्ट बन के, तो बाकी के तीन क्या बनेंगे, अनभ्रष्ट बनेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि ये रेशो मैच कर जाए, तो जो भी पेयर बनेंगे इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, ये तो यदि यहाँ पे मान लो, नेक्स्ट मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या हो, 3:2 किसके साथ में हो, इसके साथ में हो, इसके साथ में से ये हो, मान लेते हैं दो, तो इसका इसके साथ में पेयर, इसका इसके साथ में पेयर, एक इसका इसके साथ में पेयर, तो ये भी तीन अभ्रष्ट, तीन अनभ्रष्ट। ठीक है, तो ऐसे करके अपन निकाल लेंगे कितने अभ्रष्ट बनेंगे, कितने अनभ्रष्ट बनेंगे। या फिर आपको क्वेश्चन इसी टाइप बनेंगे, या तो इसके इतना बड़ा तो नहीं देगा कि इसके अभ्रष्ट सॉल्यूशन कौन से और अनभ्रष्ट कौन से हैं, इन्हें बड़े क्वेश्चन नहीं देगा। या तो आपसे नॉर्मली पूछ लेगा कि इसमें अनभ्रष्ट आधारी हल और अभ्रष्ट आधारी हल कौन कितने हैं, या फिर टोटल कितने हैं, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब है आधारी सुसंगत हल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, आधारी में सुसंगत हल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, एन चरु एम एम समीकरण। ठीक है, अपने पास दे रखे हैं, एन चर दे रखे हैं, एम समीकरण दे रखे हैं, एम इज लेस देन एन, ऊपर वाली जो अपने बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो, एम इज लेस देन एन, युक्त निकाय का बी एफ एस, मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसमें न्यूनतम n माइनस टाइम चरों का मान शून्य हो। मतलब यहाँ पे नॉन डिजनरेट की डेफिनेशन दे दी, नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन की, है ना, यही तो होता है, न्यूनतम कितने चरों का मान शून्य हो, मतलब न्यूनतम चरों का मान शून्य हो n माइनस m में। n माइनस m में भी क्या होता है, कोई भी आधारी चर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया, नॉन डी सॉरी नॉन डी जनरेट बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, सभी आधारी चरों के मान क्या होने चाहिए, ऋणोत्तर होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कोई भी आधारी चर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब मतलब इसने क्या किया, आगे क्या कर दिया, जो डिजनरेट नॉन डिजनरेट वाला है ना, नॉन डिजनरेट वाले में क्या होता है, जो अपन जीरो लेते हैं, ठीक है, मान लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये अपने पास एक हेल है जिसमें हमने इन दो को जीरो ले लिया, तो ये जेड और डब्ल्यू, ये अपने पास एक क्या आया, हल आया। अब ये आधारी हल कब होगा, सॉरी सॉरी, तो ये अभ्रष्ट कब होगा और अनभ्रष्ट कब होगा, यदि जेड और डब्ल्यू दोनों ही क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तब तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिजनरेट होगा। मतलब और यदि जेड या फिर डब्ल्यू में कोई सा एक जीरो आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, डिजनरेट, अपभ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी तो बात ही नहीं हो रही, मतलब ये तो होना ही चाहिए इतना तो, इसके साथ में भी क्या होना चाहिए कि ये नॉन जीरो तो होना ही चाहिए, साथ में ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल देखें तो, ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे ये था, ये वाला, ये वाला है, अब ये नॉन डिसनरेट तो है,
लेकिन ये क्या हो गया, -1 है, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। डन। ये कौन सा है, फिजिबल नहीं है, ये सिर्फ नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है। डन। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये वाला दे दिया अपने को, निकाय दे रखा है कि 2x1 + 3x2 + 4x3, ये वाला दे रखा है अपने को। एक है दो इक्वेशन, तो 3C2, तीन वेरिएबल है, x1 x2 x3, 3C2 हो गया। इसमें कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, मतलब मिनिमम क्या करना है अपने को, एक को 0 लेके चलना है। इरेज क्यों नहीं हो रहा, ये क्या हो गया। देखो, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये तीन ही तो बन रहा है। डन। और 0 किसको लेना है, 1 को 0 लेना है। पहले x1 को 0 ले लेंगे, फिर x2 को, फिर x3 को। तो पहले देख लो इसमें है ना, इनका कोई अनुपात आ रहा है क्या, ये कितने अनुपात में है, 10:8। तो मतलब 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5:4 में है। तो कोई और भी आ रहा है क्या, 5:4 में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जितने भी आधारी हल बोलेंगे वो क्या बनेंगे, अनब नॉन डिजनरेट बोलेंगे, अनभ्रष्ट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x1 को 0 ले लिया। डन। x2 x3 वैल्यू की वैल्यू ये आई। ठीक है, बट इसमें ये तो 0 है, बाकी नॉन 0 है, लेकिन ये क्या हो गया, डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया। बट इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये ओनली नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, यदि पॉजिटिव आ जाता तो ये क्या, कौन सा होता, नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाता। डन। नेक्स्ट x2 को 0 लिया, x2 को 0 करते ही कितना आया, 7, x1 की वैल्यू और x3 की वैल्यू -1। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से पता लग रहा है कि ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, नॉन डिजनरेट तो है बट फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट में है, इसमें भी -4 आ गया, 6 0, तो ये भी नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अपने को ये निकाय सिस्टम दे दिया, इसमें बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। ठीक है, बताने अपने को, मतलब ये और ये, पहले में x1 0 है, ठीक है, इसके अलावा सारे नॉन जीरो है, बिल्कुल। तो ये क्या, कौन से हो गया, नॉन डिजनरेट हो गया। अब इसमें सारे पॉजिटिव भी हैं, देखो, तो ये नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसमें एक नेगेटिव आ गया, तो ये नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया। इसमें ये 0 है, इसके अलावा ये दोनों नॉन जीरो है, तो ये नॉन डिजनरेट हो गया, नॉन डिजनरेट। और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फिजिबल हो गया। डन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, ये 2013 में आया हुआ है, एक एक सिस्टम दे रखा है कि आधारी हल कौन से होंगे, में से आधारी सुसंगत हल पूछा है, फिजिबल सॉल्यूशन पूछा है। तो फिजिबल सॉल्यूशन ये तो होगा ही नहीं, नहीं है, सॉरी, नहीं है पूछा है। तो ये सिर्फ इसमें तो यही होगा, क्योंकि माइनस आ रहा है, इसमें -2 आ रहा है, मतलब -207। इसमें नेगेटिव आ गया, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। डन। ये 2013 सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन है। फिर 2018 में आया था, कोई आधारी हल अभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाता है यदि कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। अभ्रष्ट की डेफिनेशन पूछिए। तो हमें पता है कि जो आधारी चर होते हैं उनके अलावा एक भी यदि 0 आ गया तो वो क्या होगा, उनके अलावा एक भी, मतलब कम से कम एक, एक भी 0 आ गया, एक से ज़्यादा आ सकते हैं बट तो भी होगा, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो चर शून्य हो जाए तो क्या होगा, सभी आधारी चर शून्य हो, इससे तो वो ये भी हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो क्या है, ये वाला, कोई भी आधारी चर शून्य ना हो, नन ऑफ दीज। ये 18 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, इक्वेशन दी गई है,
में से अनाधारी चर मानते हुए आधारी हल क्या होगा? अनाधारी चर मानते हुए आधारी हल क्या होगा? x3 को अनाधारी चर मतलब x3 को 0 बताया इसने। x3 को 0 ले लो और उसके बाद में बताओ कि आधारी हल क्या होगा। तो x3 को 0 लें इस सिस्टम में, तो ये इक्वेशन बनेगी एक, तो एक ये इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, ओके। कॉलेज लेक्चरर का है, 2021 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है गेट 1999 में आया हुआ है एलपीपी, जो एक आधारित हलों की संख्या क्या होगी? अधिकतम, मैक्सिमम पूछा है। तो इसमें कितने हैं इक्वेशन? एक दो इक्वेशन है और चर की संख्या भी कितनी है? दो है। तो 2c2 मतलब एक ही आधारी चर होगा इसमें, आधारी हल एक ही होगा। डन। नेक्स्ट है एलपीपी मैक्सिमम, ये दे रखा है अपने को, ये एक इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें क्या पूछा है? तो जो जेड स्टार उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? तो इसमें तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो अपने को हल निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? 3c1 यही तो करेंगे, मतलब कितने आधारी हल आएंगे? 3c1 आएंगे, फिर उनको इसमें पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये क्वेश्चन इतना लंबा तो नहीं पूछ सकता, फिर भी करके देख लेते हैं। तीन चर है, एक अपने पास इक्वेशन 3c1, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 निकलेंगे। तो मतलब पहले क्या करेंगे? x1 x2 को 0 ले लो, फिर x2 x1 x3 को 0 ले लेते हैं, डन। और फिर x2 x3 को 0 ले लेते हैं। ऐसे अपने पास तीन इक्वेशन, तीन पॉइंट आ जाएंगे। x2 x3 को 0 लेते ही x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। ठीक है, सॉरी 4 आ गई। तो 400 बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे x1 x3 को लिया तो x2 की वैल्यू 4 आ गई, x1 x2 को लिया तो x3 की 12 आ गई। ये सारे रखे हैं इसमें, जो अपने पास में एक्स जेड की वैल्यू रखी है इसमें रख देते हैं ये। तो 400 मतलब 16, तो z1 स्टार की 16 आ गई, z2 स्टार की कितनी, 6 चौको 24, और इसकी 12 दूनी 24, इसकी 24। तो किस में आ रही है ये? 16 24 24। तो इस वाले इसमें आ रही है ये इंटरवल में, 20 से छोटी है और 30 से बड़ी है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पड़ जाता है, लेंदी तो नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कम है इसमें। अब ये एलपीपी दे रखी है अपने को और इसके लिए एक हल दे रखा है, तो वो हल कौन सा है? स्तम है, अभ्रष्ट है, अनभ्रष्ट है, या फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है? तो 4302, तो ये तो अनभ्रष्ट है। इसका एक के अलावा सारे जीरो हैं, ठीक है, और सारे पॉजिटिव है, तो अनभ्रष्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। डन। नेक्स्ट है अपना कॉन्वेक्स सेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्वेक्स सेट। पॉइंट सेट या बिंदु समुच्चय, ये कोई अपने को दो बिंदुओं का समुच्चय का सेट है। दो बिंदु के दो बिंदु के जिसमें दो बिंदु हैं या पेयर में, उनका सेट है। ये तीन बिंदुओं का है, ये चार बिंदु का। ठीक है, पहले अधिसमतल की डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन को फॉलो करने वाले सारे रिलेशन किस में आते हैं? हाइपर प्लेन में आते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन प्लेन लाइन भी होती है, प्लेन की इक्वेशन भी लीनियर ही होती है। तो ये सारे किस में आते हैं? हाइपर प्लेन में आते हैं, अधिसमतल में आते हैं। ठीक है, अधिसमतल की डेफिनेशन क्या है कि अपने पास कोई इक्वेशन होगी, ठीक है, ए इक्वल इज ए गिवन पॉइंट, ये पॉइंट्स गिवन होंगे, इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उनमें एक इक्वेशन होगी। ठीक है, जहाँ पे ए क्या होगा? इसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी, पंक्ति मैट्रिक्स, और एक्स इसके वेरिएबल्स की स्तंभ मैट्रिक्स। मतलब इस टाइप की इक्वेशन, ना कि इनइक्वालिटी। यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का सिस्टम या इस प्रकार की इक्वेशन क्या होती है? अधिसमतल होती है। ये कौन सा है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसमें देखो सब वेरिएबल्स की पावर एक ही है। ठीक है, ये अधिसमतल कहलाता है।
या फिर लीनियर इक्वेशन को फॉलो करने वाले सारे रिलेशन अधिसमतल होते हैं। यदि कोई यदि कोई इक्वेशन एक अधिसमतल को व्यक्त करती है तो इसका ये वाला मतलब इसकी इस वेक्टर की दिशा क्या होगी? तो ये यूनिट वेक्टर इसकी दिशा क्या हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है, इकाई सदिश विलंब की दिशा में। जो इसका विलंब होगा, जैसे ये एक प्लेन है, ये एक समतल है, इसकी यूनिट वेक्टर की दिशा हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है। ये इसकी दिशा होगी, ये इसकी दिशा, तो इस इकाई सदिश की। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल वाले को हाइपर प्लेन बोलते हैं। यदि ये ग्रेटर देन और लेस देन आ जाए तो ओपन हाफ स्पेस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। तो ये देखो, ये पॉइंट दे रखा है, अभी ये बिंदु कहाँ है? यदि समतल में ओपन हाफ में है, अपर ओपन हाफ में है या फिर लोअर ओपन हाफ में। तो यदि ये ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा तो यदि समतल में है, यदि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, ग्रेटर देन है तो अपर में है और अदरवाइज ये लोअर हाफ में है। ठीक है, पॉइंट रख के देखते हैं। पॉइंट कितना है? -6 1 7 2। तो -6 6 18, माइनस का 18 प्लस 2 और 7 चुका 28 और 7 दूनी 14। तो इसको ऐड किया, ये वाला, ये -4 बचा, ये कैंसिल हो गया इससे। नहीं, ये तो पॉजिटिव है ना, कैंसिल। ये इससे -4 बचा, ये -2 बचा, फिर ये कैंसिल हो गया और फिर 26 बच गया। तो 26 पॉजिटिव है, तो अपर हाफ में है ये। ठीक है, ओपन, अपर ओपन हाफ में। नेक्स्ट है एलपीपी का उद्देश्य फलन एवं प्रतिबंध अधिसमतल की समीकरण होती है। जो उद्देश्य फलन होता है वो भी लीनियर में आता है, अपने को पता है। जो मैक्सिमम जेड या मिनिमम जेड होता है, मैक्स जेड, मिनिमम जेड, या फिर जो भी अपने पास प्रतिबंध आते हैं, ए एक्स लेस देन इक्वल बी या फिर ग्रेटर देन इक्वल बी, ये सारे क्या होते हैं? अधिसमतल की इक्वेशन होती है। ये अपने को पता है क्योंकि अपने पढ़ लिया क्या, कि लीनियर इक्वेशन को फॉलो करने वाली सारी रिलेशन किस में आते हैं? अपर हाफ में आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स सेट, या उत्तल समुच्चय भी बोलते हैं इसको, या फिर अवमुख समुच्चय। वह सेट जिसमें खींची गई कोई भी रेखा उस सेट में ही हो। मतलब ऐसा कोई सेट जिसके अंदर अपन एक लाइन खींचे और उस लाइन का प्रत्येक बिंदु उसी सेट में आए। जैसे एक सर्किल है, इसमें के अंदर मैं एक ये लाइन ड्रॉ करी तो ये इसके अंदर आया ना, तो ये क्या हो गया? एक अवमुख समुच्चय। ये आयत है, इसके अंदर लाइन खींचूंगी तो ये इसी में भी आएगी। ट्राइंगल में लाइन क्लिक खींचूंगी तो वो भी इसमें ही आएगी। इलिप्स से ऐसे ही है, पैराबोला, हाइपरबोला। बट हाइपरबोला में अपन लाइन खींचे, देखो एक पॉइंट यहाँ पे ले, एक पॉइंट यहाँ पे ले, तो इसमें लाइन खींची तो ये इसमें नहीं आ रही ना, ये वाला भाग में आ रही है। तो इसका मतलब हाइपरबोला क्या होता है? कि समतल नहीं होता। हाइपरबोला की इक्वेशन भी तो एक्स स्क्वायर समथिंग आती है ना, तो वो तो समतल हुआ ही नहीं। सॉरी, अमुक समुच्चय पढ़ रहे हैं अपन, तो वो अमुक समुच्चय नहीं हुआ। अब देखो, रेक्टेंगुलर, सर्किल एंड कॉन्वेक्स सेट, सॉरी रेक्टेंगल है, सर्किल एक कॉन्वेक्स सेट है, जबकि सर्किल को छोड़कर बाकी प्लेन ले तो कॉन्वेक्स सेट नहीं बनेगा। इसका मतलब सर्किल का आंतरिक भाग एक अवमुख समुच्चय है, बल्कि बाह्य भाग नहीं है। ठीक है, हाइपरबोला भी एक अवमुख समुच्चय है? हाइपर प्लेन, सॉरी, हाइपर प्लेन भी एक अवमुख समुच्चय है। एकल बिंदु समुच्चय अवमुख समुच्चय होता है, क्योंकि यदि कोई सेट है जिसमें एक ही पॉइंट है तो वो लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन उस सेट के दो बिंदुओं को मिलाएंगे, दो बिंदु दूसरा बिंदु ही नहीं है तो उस बिंदु को उसी बिंदु से मिलाएंगे, तो वो क्या हो गया? वो लाइन जो बनेगी एक बिंदु की वो उसी में आएगी ना। तिक्त समुच्चय क्या होता है? अमुक समुच्चय नहीं होता। अब देखो ये 2011 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कि ये वाला में अमुक समुच्चय कौन सा नहीं है। तो इसके दो बिंदु को मिलाएंगे तो ये इसी में आएगा, इसके दो बिंदु को मिलाएंगे ये भी इसी में आएगा, इसके किसी भी दो बिंदु को मिलाएंगे ये भी। लेकिन इसके यहाँ से आके 2 पॉइंट ले लो तो ये इसमें नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो एक अमुक समुच्चय नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया। कौन सा अमुक समुच्चय नहीं है? देन
तो ये देखो, ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है और 3 से बड़ी है। तो ये एक, जिसमें ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और एक 5 हो गया, तो ये वाला पार्ट है ना। अब इसके दो बिंदु को मिलाएंगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। वाई स्क्वायर एक्स, ये एक पैराबोला हो गया, और ये वाला पार्ट तो इसके अंदर मिला है, तो सीधा सा है। एक सर्किल है जिसका जिसकी रेडियस 1 है, तो इसमें भी आ गया। और ये भी एक सर्किल है जिसकी, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, दीर्घवृत्त बोलते हैं ना, तो ये भी हो गया। हमने ये नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि कौन सा उसमें नहीं है, तो अपने को इसमें ड्रॉ करना आ रहा है, तो अपन इजीली बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो आप कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन। अब मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट है अवमुख समुच्चय का गणितीय रूप। यदि कोई सेट के दो बिंदु, अवमुख समुच्चय, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो ये होता है, कोई दो बिंदु अपने को गिवन है और नया पॉइंट इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, x1 और x2, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कोई कांस्टेंट आए जो इससे गुणा हो जाए दोनों से, और फिर उनको ऐड कर दे तो नया पॉइंट है उसके अपने को निर्देशांक मिल जाए। तो यहाँ से ये दो जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे, ये इसके गुणांक होंगे, ये हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए फर्स्ट तो। मतलब इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ये वाला। और इन गुणांकों का योग, दोनों x1 x2 के गुणांकों का योग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यही दो ही ध्यान में रख, मैथमेटिकल फॉर्म है, उसमें दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक तो इनके गुणांकों का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और दोनों गुणांकों के दोनों गुणांक हैं वो 0 से 1 के बीच में होने चाहिए। देखो, अवमुख समुच्चय के आर्बिट्री पॉइंट निर्देशांक दिए गए बिंदुओं के धनात्मक गुणांकों का योग होता है, पॉजिटिव कोफिशिएंट का योग होता है। जैसे ये वाला दिए गए पॉइंट्स के गुणांकों का योग भी कितना होता है, 1 होता है, ये भी पता है अपने को। निम्न में से कौन सा अवमुख समुच्चय है, जैसे ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, ये अपने को किसके, ये नया पॉइंट है, ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। इनके गुणांक क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल है, 0 से 1 के बीच में है। ये 1/2 है, ये 3/4 है, 0 से 1 के बीच में दोनों। तो इनके का क्या, इनका योग 1 है, 1/2 प्लस 3/4 इक्वल 1। तो इसका मतलब ये क्या है, ये अवमुख समुच्चय है, मतलब अवमुख संचय है, सही है। दूसरा, इसमें ये नेगेटिव आ गया तो ये तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। इसमें 1/2 ये है, क्योंकि दोनों का योग भी क्या है, दोनों 0 से 1 के बीच में है, और दोनों का योग भी 1 है, तो ये है। नेक्स्ट है, ये नेगेटिव आ गया 1/3, तो ये नहीं है। डन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स संचय, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, मैंने जो बताया लीनियर, इसको क्या बोलते हैं, संचय होता है, और ये हमेशा क्या होता है, फाइनाइट पॉइंट्स का ही होता है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, उसमें दिखाता है कि जो कॉम्बिनेशन होता है, संचय होता है, वो हमेशा फाइनाइट पॉइंट्स का ही होता है। तो वहां से बोला है इसने, एवरी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, मतलब प्रत्येक कॉन्वेक्स संचय एक ऑफ फाइनाइट पॉइंट्स इज ऑलवेज। तो कॉम्बिनेशन, फाइनाइट पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन या फाइनाइट परिमित बिंदुओं का संचय भी एक क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। तो ये भी डन है। प्रत्येक अधी समतलिक अवमुख समुच्चय होता है, जो अपन ने हाइपर प्लेन पढ़ा ना, ए एक्स इक्वल जेड, वो भी क्या होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। ठीक है, इसमें ये दो पॉइंट ले लिए एच में, जैसे ये एक ए एक्स इक्वल जेड, एक अधि समतल हो गया। अब इसमें दो पॉइंट ले x1 x2, इनको ऐसे, ये दोनों पॉइंट इसके हैं, एच के हैं, तो ये एच के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, करवा दी कंडीशन सेटिस्फाई। नया पॉइंट ले लिया जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, फिर इन दोनों के ए मल्टीप्लाई करके सभी में, और ये जेड आ गया इसके इक्वल।
तो ये भी x भी इसमें h में आ गया, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स सेट हो गया। एलपीपी के जो भी हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी एलपीपी के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय सदैव एक क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। नेक्स्ट है अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु। जो अभी ये देख अपन ने सुसंगत हल निकाले थे ना, उनका जो सेट होता है वो भी क्या होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। अधिसमतल भी अवमुख समुच्चय हो गया, और एलपीपी के सुसंगत हलों का समुच्चय भी क्या हो गया, एक अवमुख समुच्चय हो गया। नेक्स्ट है अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु। तो जो ये जो अपन ने देखो, ये वाले जो पॉइंट है ना, कॉर्नर के पॉइंट्स, ये क्या होते हैं, चरम बिंदु होते हैं अवमुख समुच्चय के। ये अपन ने जब ग्राफ बनाया था लास्ट क्लास में, तो उसमें शीर्ष बिंदु लिए थे, तो ये क्या होते हैं, ये वाले। अब यहाँ पे मैं कुछ लाइन खींच दूँ, तो ये वाली लाइन तो आएगी, बाकी दोनों ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ रही है। अच्छा, चरम बिंदु का समुच्चय अवमुख समुच्चय नहीं होता, बिंदु का समुच्चय ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है किसी एलपीपी के सुसंगत हल क्षेत्र के चरम बिंदु का समुच्चय अमुक समुच्चय नहीं है। जैसे हल क्षेत्र निकाला था, उसके बहुभुज आए तो उसके कॉर्नर के पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को ही अपन अलग से रखते हैं। ठीक है, यदि ये पॉइंट सारे एक लाइन में ही होते तो ये अमुक समुच्चय हो जाता, बट ये अलग अलग लाइन में है। ठीक है, तो इनका ये क्या है, इन बिंदुओं का समुच्चय क्या है, अमुक समुच्चय नहीं है। एलपीपी के सुसंगत हल क्षेत्र के चरम बिंदु का समुच्चय क्या होता है, हमेशा फाइनाइट होता है। ये अपन ने देख ही लिया कि यदि परिपद आ रहा है, बहुभुज बनेगा, बहुभुज के अपन भुजाओं के जो शीर्ष होते हैं उनकी उनके जो भी पॉइंट्स होते हैं वही तो होते हैं शीर्ष बिंदु। तो ये क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ये अपन ने देख ही रखा है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय बाय।